वेलकम टू द एनसीईआरटी सीरीज बाय यूपीएससी विद लवीशा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया 1। इस टाइप की आपको ये एनसीईआरटी का कवर पेज दिखता है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये हमारी कंटेंट लिस्ट है। टोटल आपके 6 चैप्टर्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। अगर आपने मेरी एनसीईआरटी सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो किया है तो आपने याद होगा कि जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसका भी पहला चैप्टर यही है। और वहां पर मैंने आपको काफी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बताई थी जो कि आपको आप नॉर्मली एनसीईआरटी को रीड करते हो तो वहां पर आपको नहीं मिलती। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इंडिया है, इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ऑक्यूपाई करता है टोटल 2.4% ऑफ द ज्योग्राफिकल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। लैंड बाउंड्री दे रखी है 15,200 और कोस्ट लाइन लेंथ यहाँ पर दे रखी है 7516.6 किलोमीटर। अब ये कोस्ट लाइन जो लेंथ है ना, ये चेंज हो चुकी है। मैंने मेरी सभी ज्योग्राफी क्लासेस में कम से कम 4 से 5 बार आपको जो लेटेस्ट डाटा है कोस्ट लाइन का, वो मैंने आपको बताया था। इस बार मैं नहीं बता रही। अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि अब न्यू डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया की कोस्ट लाइन लेंथ कितनी है। लोकेशन की बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लाई करते हैं। लैंड एक्सटेंड करता है लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। लॉन्गिट्यूड करता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो है आपका 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जो कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब यहाँ पर दे रखे हैं फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया बाउंडेड बाय द यंगफॉल माउंटेन्स, आपका हिमालयाज है किस साइड, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। इट बिगिंस टू टेम्पर अराउंड साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन डिवाइडेड इनटू द 2 सी, एक साइड अरेबियन सी वेस्ट की साइड, बे ऑफ बंगाल ईस्ट की साइड। फिर लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है मेनलैंड का, वो है आपका नियर अबाउट 30 डिग्री। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ये सारी चीजें आप जब इंडिया मैप को देखोगे वहां पर आपको नोट भी करनी है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। पास करता है कहाँ से, मिर्जापुर से इन उत्तर प्रदेश। आपने मिर्जापुर का नाम सीरीज की वजह से सुना भी होगा। The latitudinal extent influence the duration of day and night as one move from south to north. अब बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड की। The Indian landmass has a several location between the east and the west Asia. India is a southward extension of the Asian continent. Strategic location है इंडिया की, वो क्या है, The Trans-Indian Ocean routes connects the countries of Europe in the west and countries of East Asia. Close contact of India. The Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, which helps India to establish close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast. Eminent position of India in Indian Ocean क्या है? No other country has a long coastline on the Indian Ocean जितनी बड़ी इंडिया की है. It also justified the naming of an ocean after it. जब मैं मतलब बहुत छोटी थी, 4th क्लास में थी, और मुझे मतलब सिर्फ ये पता था इंडियन ओशन नाम का कुछ है, तो मुझे लगता था कि पूरी जो इंडियन ओशन है वो इंडिया की है, क्योंकि उसका नाम जो था वो इंडिया से लिंक करता था। बट ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो उसका नाम है वो हमारी कंट्री के साथ जस्टिफाई होता है। इंडियाज कॉन्टेक्ट with the world have continued through ages, but her relationship through the land route are much older than the maritime contacts. क्योंकि सी रूट के बारे में तो हमें वास्को डी गामा जब 1498 में इंडिया में आए सी रूट से जब पता चला, पर उससे पहले भी इंडिया का जो लैंड रूट से वो काम कर रहे थे। These routes have contributed to the exchange of ideas and commodities like the spices, muslin, and other merchandise. The influence of Greek sculptures and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of country. फिर ये यहाँ पर मैप है, इसके अंदर सारी चीजें आपकी मेंशन है। ये आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन हो गया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है यहाँ से, ये आपका
यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका डिस्टेंस हो गया 2933 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 3214 किलोमीटर। अब यहाँ पर इंडियन नेबर्स की बात की गई है। हमारी कंट्री के साथ 7 कंट्रीज ऐसी हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट से, चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ से, म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट से। इंडिया साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी है, जो जिसके अंदर 2 आइलैंड है, एक श्रीलंका, दूसरा मालदीव। श्रीलंका इंडिया से सेपरेट होता है एक नैरो चैनल से, जो क्या है पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मैनार। मालदीव्स आइलैंड जो है आर सिचुएटेड टू द, कहाँ पर सिचुएटेड है, साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारी इंडिया वर्ल्ड लेवल पर, एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज हम नंबर 1 पर है। और यहाँ पर डाटा दे रखा है 18 फरवरी 2021 का, जब इंडिया के अंदर थे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। The opening of Suez Canal has reduced the distance of India from Europe by 7,000 km. Before 1947, there are 2 types of states in India. 1947 से पहले हमारे कंट्री में क्या होता था, प्रोविंसेस होते थे जिनको कौन रूल करते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल डायरेक्टली, और प्रिंसली स्टेट्स होती थी जिनको लोकल रूलर्स ही रूल करते थे, बट सारी कंडीशंस जो होती थी वो ब्रिटिशर्स की ही अप्लाई होती थी। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन माना जाता है इंदिरा पॉइंट, बट वैसे क्या था, ये गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर ड्यूरिंग द 2004 सुनामी। स्कूल भुवन ये एक पोर्टल है प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट अबाउट द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट एंड देयर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री। फिजिकल वेरिएशन ऑफ इंडिया। The peninsular plateau है इंडिया के अंदर, consist one of the ancient landmass on the earth surface. It is composed of किससे बना है, igneous and metamorphic rocks with gentle rising hills और wide valleys. हिमालय है, नॉर्थर्न प्लेन्स है, जो सबसे रिसेंट लैंडफॉर्म्स हैं हमारे इंडिया के। यूथफुल टोपोग्राफी है हिमालय की, इट कैन बी सीन विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर। नॉर्दर्न प्लेन है, दे आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूविली ऑफ डिपॉजिट। मेजरली हम इंडिया की जब फिजिकली डिवाइड करते हैं तो हम उसमें करते हैं हिमालय माउंटेन्स, ये आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, फिर इससे नीचे आपका ये नॉर्दर्न प्लेन का रीजन, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका ये पूरा रीजन है, ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, फिर यहीं पे साइड में आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, फिर आपके कोस्ट लाइन प्लेन्स हैं, ये आपकी कोस्ट लाइन प्लेन हो गए, और 2 आइलैंड, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान एंड निकोबार। तो इस तरीके से हम इंडिया को फिजिकली डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमालयस की। दे आर जोग्राफिकली यंग है, स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स विच स्ट्रेच ओवर द नॉर्थर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर अबाउट कितना 2400 किलोमीटर। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर आपको कश्मीर में मिलेगी टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं। एटीट्यूडनल वेरिएशन ग्रेटर है ईस्टर्न हाफ के अंदर वेस्टर्न हाफ से। दे आर द लोफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रिच माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखते हैं हम हिमालय की। लॉन्गिट्यूड के बेस पे हम हिमालय को मेनली 3 पैरेलल रेंजेस के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला है हमारा ग्रेट और इनर हिमालयाज ऑफ द हिमाद्री। इसके अंदर है, और मैंने जूम कर दिया, आप मैप को और अच्छी तरीके से देख सकते हो। सबसे ऊपर हिंदू कुश दिखा रखा है, फिर यहाँ आपका कराकोरम रेंज है, ये आपकी लद्दाख रेंज है, यहाँ पर कैलाश रेंज है, सारी चीजें, फिर यहाँ पर जास्कर की रेंज है। तो ये सारी रेंजेस हैं। ग्रेट और इनर हिमालयाज और हिमाद्री ये तीनों नाम हैं पहली रेंज के। नॉर्थर्न मोस्ट रेंज है, मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है, कंसिस्ट ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट यहाँ पर आपको मिलेगी माउंटेन्स की 6000 मीटर। It contains all prominent Himalayas peak. The folds of the Great Himalayas are asymmetrical in nature. It is perennially snowbound and many glaciers descend from it. The core of this part of Himalaya is composed of, ये वाले पार्ट का कोर किससे composed है, ग्रेनाइट से। फिर दूसरी रेंज हमारी जिसको हम कहते हैं हिमाचल और लेसर हिमालय। आपकी जो ग्लेशियर्स हैं फेमस इंडिया से, वो भी आपकी कहाँ पर लाई करते हैं, इसी पहली रेंज के अंदर लाई करते हैं। जैसे आपकी सियाचिन ग्लेशियर हो गई, हिमाचल और लेसर हिमालय।
The range lying to the south of the Himadri form the most rugged mountain system of Himalaya. This range is mainly composed of highly compressed and altered rock. The altitude varies between 3700 and 4500 meter and the average width है यहाँ पर 50 किलोमीटर की. मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट रेंज है यहाँ की, इस पैरेलल रेंज की, पीर पंजाल रेंज. अदर प्रोमिनेंट है यहाँ पर धौलाधार और महाभारता रेंजेस. यहाँ पर कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश. दिस रीजन वेल नोन फॉर हिल स्टेशन. आउटर मोस्ट रेंज, सबसे लास्ट नीचे कौन सी आती है, शिवालिक. दिस एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर. एल्टीट्यूड वेरी करता है 900 से 110 मीटर. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located in further north. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivalik उनको कहते हैं dunes. जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून are some of the well-known dunes. अब रीजन वाइज भी हिमालय को डिवाइड किया जाता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शंस के अंदर. तो पहले आप क्या आते हैं, पंजाब हिमालय, जो लाई करते हैं इंदस और सतलुज के रिवर के बीच में. इट इज रीजनली नोन एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली. फिर है कुमायूं हिमालयाज, इट लाई बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर. याद रखना, नेपाल हिमालयाज लाई करते हैं काली और तिस्ता रिवर के बीच में. असम हिमालयाज लाई करते हैं, it lie between Tista and Dihang rivers. The Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas. ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत ब्रीफली कराई भी थी. अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे आपको वन शॉट में इंडियन ज्योग्राफी मिलेगी, वहां पर मैंने इन सभी को मैप के साथ ये चीजें कवर कराई भी थी. एंड डोंट वरी, आपने वहां से नहीं किया, इनको मैं दोबारा कवर कराऊंगी और अच्छी तरीके से. अभी सिर्फ हम एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं. पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स. द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ and spread along the eastern boundary of India beyond the Dihang Gorge. These hills mostly composed of strong sand dunes, which are sedimentary rocks. They mostly run as parallel ranges, valleys and covered with dense forest. The Purvanchal comprise the Patkai Hills, Naga Hills, the Manipur Hills and the Mizo Hills. अब बात करते हैं नॉर्थर्न प्लेन. The northern plain has been formed by the interplay of the three major river system. कौन कौन सी हैं वो रिवर्स, आपकी इंदस है, आपकी गंगा है और ब्रह्मपुत्र रिवर है. ये फॉर्म किससे हुआ है नॉर्थर्न प्लेन, आपका फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल विच मेक्स, जिसकी वजह से जो सॉइल ज्यादा फर्टाइल होती है यहाँ पर. तो आपको ये ही एरिया जो है आपको ज्यादा पॉपुलेशन वाला मिलेगा, यहाँ पर आपको ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मिलेगा. जैसे आपका हरियाणा का, यूपी का, ये सारा रीजन हो गया, बिहार का रीजन हो गया, यहाँ पर आपको पॉपुलेशन बहुत मिलती है, कल्टीवेशन भी बहुत मिलती है, एग्रीकल्चर भी अच्छा मिलता है. इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 lakh square kilometer. It is about 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad. एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव एरिया है, ये बात हमने हो गई थी. वेरियस रिवराइन आइलैंड्स यहाँ पर बनते हैं. एज वेलोसिटी ऑफ रिवर जो होती है वो डिक्रीज होती है यहाँ पर ड्यू टू लोअर कोर्स, ड्यू टू जेंटल स्लोप. वो आप चाहे देख भी लो, आप जब उत्तराखंड में हरिद्वार से आगे जाके गंगा को देखोगे तब वो आपको बहुत स्पीड में दिखाई देती है, बहुत फ्लो में दिखाई देती है. और आगे आते आते जैसे जैसे वो जेंटल स्लोप पे आती है, जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है. द rivers form various distributaries in the lower course as they split into numerous channels due to the deposition of salt. डिवीजन अब नॉर्थर्न प्लेन की भी रिवर्स के बेसिस पे भी की गई. सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब प्लेन की. वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन है डोमिनेटेड बाय द दुआब. किससे फॉर्म होता है, फॉर्म बाय द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एंड इट्स लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान. द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, द झेलम, चिनाब, रावी, ब्यासन, सतलुज कहाँ ओरिजिनेट करती है, हिमालय के अंदर. फिर है गंगा प्लेन, एक्सटेंड करता है बिटवीन घाघर से लेकर तिस्ता रिवर तक और स्प्रेड होता है नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार के अंदर. फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन है, लाए कहाँ करता है, मेनली असम के अंदर. ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कवर वास्ट एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन्स. इट्स फ्लो इज हाईएस्ट इन कहाँ पर, मानसून पीरियड के टाइम पर. अभी आप उस साइड देखोगे तो फ्लड लाइक सिचुएशन ऑलरेडी हो रखी है ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्र, क्योंकि मानसून चल रहा है. विच ब्रिंग ह्यूज सिल्ट एंड फाइन सॉइल पार्टिकल्स इन असम एंड एडजॉइंट रीजन. और यही फेमस ब्रह्मपुत्र क्या फॉर्म करती है, फेमस रिवराइन आइलैंड जिसको हम कहते हैं मजूली आइलैंड.
अब यहाँ पर दे रखा है डिवीजन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर, जिसके अंदर भी आपको 4 पढ़ते हो। बाबर, जब हम 9th क्लास में होते हैं, जब इन चीजों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है कि बागर और खादर के बीच में क्या डिफरेंस है, और ये क्वेश्चंस आपको सीबीएसई के अंदर भी आए हुए मिलते हैं। बाबर क्या होता है? इट इज फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ पेबल्स बाय रिवर्स in narrow belt of about 8 to 16 kilometer in width, lying parallel to the slopes of Shivalik. All the streams disappeared in this बाबर बेल्ट। आपने देखा भी होगा, कभी आप रिवर के साइड से गुजरना, रिवर के साइड में जो वहां से पत्थर होते हैं वो डिपोजिशन होता है उन पत्थर्स का। तेराई क्या होता है? वेट, स्वैम्पी और मार्शी रीजन, जिसको हम, अगर आप बचपन में हम देखते हैं वो दलदल सा बन जाता है, बिल्कुल बहुत मार्शी होता है, वहां पे जाया नहीं जाता, वो होता है। It is a wet, swampy and marshy region from south of the Babar region where the streams and rivers क्या होती है? Re-emerge होती है। It is a thickly forested region full of wildlife. For example, आप ले सकते हो दुधवा नेशनल पार्क। अब मुझे बताना दुधवा नेशनल पार्क कौन से स्टेट के अंदर है? नॉर्थ के अंदर ही है, तो आप स्टेट बताना। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार। बांगर, it is the largest part है northern plain का and lie above the floodplains of the river and presents a terrace-like feature. The soil in this region contains calcareous deposits जिनको हम कहते हैं कंकर। खादर क्या होता है? न्यू और यंग डिपॉजिट्स होते हैं फ्लड प्लेन्स के, और ये रिन्यूड होते रहते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड आइडल होते हैं किसके लिए? इंटेंसिव एग्रीकल्चर करने के लिए। जो हमने लास्ट एनसीईआरटी की थी ज्योग्राफी के, उसमें हमने बात की थी 8th क्लास के एनसीईआरटी में कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, it is a tableland which is composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land. The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. One of its distinct features is the black soil cover known as Deccan Trap, which is of volcanic origin, igneous rocks. Aravali Hills lie on the western and northwestern margins of the peninsular plateau. They are highly eroded hills होती हैं and are known as Brockhine Hills. They extend from Gujarat to Delhi in a southwest नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और 2 डिविजन्स होते हैं, एक होता है आपका सेंट्रल हाईलैंड, एक होता है डेक्कन प्लेट्यू। अब पहले दे रखा है सेंट्रल हाईलैंड कौन सा एरिया कंसिस्ट करता है। द सेंट्रल हाईलैंड पार्ट है डेट लाइज टू द नॉर्थ नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, विच कवर्स अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। फिर विंध्यान रेंज क्या है? इसी के अंदर है, सेंट्रल हाईलैंड के अंदर इंक्लूडेड। इट इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज साउथ की साइड, अरावली रेंज नॉर्थ वेस्ट के साइड। The further westward extension gradually merge कहाँ होता है? With the sandy and rocky desert of राजस्थान के अंदर। इस रीजन के अंदर कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है? मेनली आपकी चंबल रिवर है, सिंध रिवर है, बेतवा रिवर है, केन रिवर। वाइडर वेस्ट के अंदर, नैरो ईस्ट की तरफ। इट्स ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो होता है, जो उनको लोकल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? बुंदेलखंड कहते हैं। आपने सुना भी, लोग अपने आप को बुंदेलखंडी भी बताते हैं, बुंदेलखंड के रीजन के बारे में बात करते हैं। और दूसरा है बागलखंड। The Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension drained by the Damodar River. अब डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं। डेक्कन प्लेट्यू क्या है? एक ट्रायंगुलर लैंडमास बनता है किसके? साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा के। ये आपकी नर्मदा फ्लो हो रही है, जो इसके नीचे का ये पूरा रीजन बन जाता है, इसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू इंडियन मैप के अकॉर्डिंग। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, while the Mahadev, Kaimur Hills and the Michael ranges form its eastern extension. It is higher in the west and slopes gently eastward. Its extension is also visible in the northeast, locally known as Meghalaya Kharbi Analog Plateau and North Chachar Hills. ये लोकल नाम होते हैं जो इन प्लेट्यूज के लिए आपको सुनने को मिलेंगे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की साइड जाओगे तो आपको यही नाम सुनने को मिलेंगे। मलदा गैप, मलदा गैप क्या है? इट इज अ फॉल्ट सेपरेटिंग, जो सेपरेट करता है डेक्कन प्लेट्यू को छोटा नागपुर प्लेट्यू से। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, गैरो, खासी, जंतिया। ये तीनों आपको कहाँ देखने को मिलती है? मेघालय के अंदर देखने को मिलती है। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मेक्स इट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस रिस्पेक्टिवली। वेस्टर्न घाट लाई करते हैं वेस्टर्न कोस्ट के अराउंड इस तरफ, और एंड कैन बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू पासेस। कौन से 3 पासेस हैं? थार, बोर एंड पाल घाट। ये 3 पासेस हैं जो आपको वेस्ट की तरफ देखने को मिलेंगे। अब बात कर ही लेते हैं वेस्टर्न घाट की। हायर होते हैं ईस्टर्न घाट से एंड इट्स हाइट्स जो होती है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती है नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में। एवरेज एलिवेशन आपको यहाँ मिलता है 900 से
1600 मीटर तक का। दे एक्ट एज अ बैरियर एक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओरोग्राफिक रेन इन द रीजन के लिए। हाईएस्ट पीक है अनाई मुंडी एंड डोडा बेटा। ईस्टर्न की घाट की बात करें तो एवरेज एलिवेशन यहाँ पर आपको 600 मीटर मिलता है। स्ट्रेच करते हैं महानदी वैली से लेकर निगिरिस इन द साउथ तक। डिसकंटिन्यूअस होते हैं, इरेगुलर होते हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट। और फाइनली ड्रेन कहाँ पर होती है इनकी रिवर? बे ऑफ बंगाल के अंदर। हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी एंड द शेवरो हिल्स एंड द जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू इट्स साउथ ईस्ट। इंडियन डेजर्ट की बात करें जिसको हम थार डेजर्ट भी कहते हैं, थार डेजर्ट लाई कहाँ करता है? टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। अनड्यूलेटिक सैंडी प्लेन है, कवर्ड है सैंड ड्यून से, बहुत लो रेनफॉल यहाँ पर रिसीव होती है, एरिड क्लाइमेट रहता है और स्ट्रीम्स जो होती है वो सिर्फ रेनी सीजन में दिखती है। इस पूरे रीजन के अंदर सिर्फ लूनी है जो इस रीजन के अंदर फ्लो करती है। अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन दोनों साइड है हमारे, एक वेस्टर्न की साइड भी, ईस्टर्न की साइड भी। The peninsular plateau is flanked by the stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea, वेस्ट की तरफ है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट की तरफ है। अब वेस्टर्न कोस्ट की बात करें, इट इज अ नैरो प्लेन सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में। इसके अंदर 3 सेक्शन है, मुंबई से लेकर गोवा तक के सेक्शन वो हम बोलते हैं कोंकण। फिर है कन्नड़ है सेंट्रल स्ट्रेच जो बीच में आपका बचता है, और मालाबार कोस्ट है फिर नीचे, इट इज द साउथर्न स्ट्रेच। फिर ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, ईस्टर्न कोस्ट को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट्स नॉर्थर्न पार्ट को हम नॉर्थर्न सरकार कहते हैं, साउदर्न पार्ट को हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी have formed extensive delta on this coast. Lake Chilka is an important feature of along the eastern coast. अब आइलैंड है इंडिया के पास, 2 आइलैंड है, एक लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है, एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो है इट लाई क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला एंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। अर्लियर इनको क्या कहा जाता था? लकादीप, मिनिकॉय एंड एमिंदीप, एंड दीज वर नेम्ड एट, फिर इनको 1973 से लक्षद्वीप बोला जाने लगा। स्मॉल सा एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर का। कवारती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहाँ का? लक्षद्वीप का। ग्रेट डाइवर्सिटी है यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना की। द पिटी आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड, वहां पर क्या है? एक बर्ड सेंचुरी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एलेनगोटेड चेन ऑफ आइलैंड्स है जो लाई करते हैं कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल के अंदर। बिगर है साइज में, ज्यादा न्यूमरस है, स्कैटर्ड है। 2 ब्रॉड कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है, नॉर्थ की साइड अंडमान, साउथ की साइड निकोबार। इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन mountains. These islands have a great diversity of flora and fauna and lie close to the equator and experience equatorial climate. अब इंटरेस्टिंग पॉइंट पहले मतलब समझते हैं दुआब का। इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, 2 मीनिंग 2 हो गया, आब का मतलब होता है वाटर। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, पंच मीनिंग 5 और अब मीनिंग वाटर। अब पंजाब के अंदर 5 रिवर फ्लो करती हैं जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, इसीलिए पंजाब बोला जाता है। मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड के अंदर। चिल्का लेक, it is the largest saltwater lake in India and lies in the Odisha to the south of the Mahanadi Delta. India's only एक्टिव वोल्केनो जो है वो है आपका बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। थर्ड चैप्टर है हमारा ड्रेनेज। द टर्म ड्रेनेज क्या डिस्क्राइब करता है? रिवर का सिस्टम किसी भी एरिया के अंदर कि वो रिवर किस तरीके से फ्लो कर रही है। ड्रेनेज सिस्टम इंडिया के अंदर मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपकी हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से निकलती हैं, एक आपकी पेनिनसुलर रिवर्स। पहले बात करते हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में। हिमालयन रिवर्स होती हैं वो होती है पेरिनीलियन। पेरिनीलियन का मतलब क्या होता है कि जिनके अंदर आपको पूरे साल जो है पानी देखने को मिलता है और पूरे साल वो अच्छे खासे उससे फ्लो करती हैं। इट्स मेजर रिवर्स कौन कौन सी आपकी? मेनली 3 ही है मेन, इंदस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय काफी लार्ज ट्रिब्यूटरीज जो है वो इनको ज्वाइन करती हैं। और रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरी को हम क्या कहते हैं? पूरा रिवर सिस्टम कहते हैं। The 2 major Himalayan rivers, Indus and Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges. They make gorges and have long courses from their source to the sea. They perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge loads of silt and sand. In the middle and the lower courses, these rivers form meanders, oxbow lakes, and many other
फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन्स दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास। फिगर देख रहे हो, ये सोर्स ऑफ रिवर हो गया जहाँ से रिवर शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पर ये इसको हम मेंडर कह देंगे, ये यहाँ पर जो सेडिमेंट डिपॉजिट कर दी इसको डेल्टा कह देंगे। फिर ये जो इस टाइप से स्ट्रक्चर ये हो गया ओक्सबो लेक हो गया, ये लोअर कोर्स है, यहाँ पर अपर कोर्स था, ये बीच में मिडिल कोर्स हो गया रिवर का। तो ये सभी फीचर्स होते हैं किसके, रिवर के। अब बात करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम तिब्बत के अंदर राइज होती है नियर लेक मानसरोवर एंड फ्लो करती है वेस्ट की तरफ, एंटर करती है इंडिया में, कहाँ से, लद्दाख से। टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर, ठीक है। एंड अ लिटिल ओवर अ थर्ड इज इन इंडिया। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट की तरफ से जो इंडस को ज्वाइन करते हैं वो है रिवर जास्कर है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। राइट की तरफ से जो रिवर ज्वाइन करती हैं वो है श्योक, खुंजा, गिलगिट, खुर्रम, गोमाल। इट फ्लो करती है ये बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटक। सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम, ये ज्वाइन करती हैं टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। उसके बाद क्या है, ये तो आपका 1 मिनट सेकेंड, ये गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट हो गया ना, यस। यहाँ से द गंगा रिवर सिस्टम, हेडवाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड क्या कहते हैं, भागीरथी, इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। एट हरिद्वार द गंगा एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑनटू द प्लेन। देखो सिंपल सी बात है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, वो आगे जाकर अलकनंदा से मिलती है, कहाँ मिलती है, देवप्रयाग उत्तराखंड में जगह, वहां पर जाकर मिलती है। वहां से मिलने के बाद जब अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं, उसके बाद जो रिवर फ्लो करती है उसको हम गंगा कहते हैं। जब गंगा हरिद्वार पहुंचती है, वहां से वो क्या करती है, प्लेन एरिया के अंदर फ्लो करना शुरू करती है। गंगा की लेंथ है 2500 किलोमीटर। अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द Indus and the Ganga river system. The plains from Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 kilometer. It develops large meanders during its middle course. Major tributaries के कौन-कौन से गंगा की, यमुना, घाघर, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सोन। यमुना रिवर, द रिवर राइजेस कहाँ से होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर हिमालयाज के अंदर। पैरेलली फ्लो करती है गंगा के एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मीट करती है गंगा से कहाँ पर, प्रयागराज, इलाहाबाद। वहां पर हम त्रिवेणी संगम देखते हैं ना, तो वो यही है, गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती दिखाई नहीं देती। इट फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का in West Bengal, which is the northernmost point of the Ganga Delta. Here the river bifurcates into the Bhagirathi, Hooghly and flows southward through the deltic plains to the Bay of Bengal. The main stream flows southward, जो मेन स्ट्रीम है यहाँ से गंगा की वो चली जाती है बांग्लादेश में और वहां पर ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा को। और फॉर द डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज, वहां पर क्या बोला जाता है, मेघना बोला जाता है। दिस माइटी रिवर विद वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फ्लोज इनटू, लास्ट में कहाँ फ्लो हो जाता है पानी, गंगा का भी ब्रह्मपुत्रा का भी, बे ऑफ बंगाल के अंदर। एंड द डेल्टा जो फॉर्म होता है इन रिवर से उसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की। कलर चेंज कर लेती हूँ, ब्लू से बेटर रेड लग रहा है। The Brahmaputra rises in Tibet, east of Mansarovar lakes, and flow eastward parallel to the Himalayas. Most of its course lies outside India. It takes U-turn कहाँ लेती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर नामचा बरवा 7757 मीटर। आपको अरुणाचल प्रदेश से ऊपर देखो, वहां पर आपको नामचा बरवा दिखता है मैप के अंदर। Here it is called Dihang. It is joined by the Dibang, Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra. कहाँ पर बना, असम के अंदर। In India, it carries large volume of water and silt at its flow from high rainfall region. अब ब्रह्मपुत्र थोड़े से एरिया में फ्लो करती है इंडिया में, पर वो रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। क्यों, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो जो ये असम के रीजन्स होते हैं सिलीगुड़ी और वो उधर की साइड काफी ज्यादा रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा रेनफॉल आपके वहीं असम के करीब मेघालय के अंदर, मौसम के अंदर, चेरापूंजी के अंदर होती ही है। It has braided channel in its entire length in Assam and forms many rivers. It shifts its channel frequently as huge deposits of silt causing the riverbed to rise and responsible for large scale flooding every year. अब बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। पेनिनसुलर रिवर मोस्टली सीजनल होती हैं, जब आपका मानसून का रीजन होता है, जब उन रिवर्स के अंदर आपको पानी दिखाई देता है, वैसे आपको पानी वहां पर इतना नहीं दिखाई देता। शॉर्ट होती है, शैलो कोर्सेज होते हैं। सम ऑफ देम ओरिजिनेट करती है सेंट्रल हाईलैंड से, फ्लो करती है वेस्ट की तरफ। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर होती है, फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल से एंड मेक डेल्टा ऑन देयर माउथ।
नर्मदा और तापी दो ही ऐसी लॉन्ग रिवर हैं जो वेस्ट से विच फ्लो फ्रॉम वेस्ट एंड मेक ईस्ट वेस्ट। द ड्रेनेज बेसिन जो है पेनिनसुलर रिवर्स का वो भी काफी स्मॉल होता है। मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं आपकी? साबरमती है, माही है, भरतपुजा है, पेरियार है। वाइल ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मेनली कौन सी हैं साउथ के अंदर? दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी, सुब्रहण्यरेखा। अब मेन के बारे में देखते हैं। नर्मदा बेसिन राइज करती है अमरकंटक हिल से, मध्य प्रदेश के अंदर फ्लो करती है वेस्ट की तरफ इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। पिक्चर्स की लोकेशन मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, हेयर द रिवर फ्लो थ्रू डीप जॉर्जेस। धुआंधार फॉल्स, हेयर द रिवर plunges over steep rocks. All its tributaries are very short and most of these join the mainstream of the right angle. Its basic cover parts of Madhya Pradesh and Gujarat. तापी है, तापी राइज करती है सतपुरा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, फ्लो करती है इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा। इट्स बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। फिर है गोदावरी, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से। लेंथ है इसकी 1500 किलोमीटर। बेसिकली कवर करती है महाराष्ट्र के रीजन को, मध्य प्रदेश को, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के रीजन को। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी परावरा, मंजीरा, मनेर एंड किन्नरसनी। लेफ्ट बैंक है इसकी पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, तिलीपेरू, सबरी एक्सेट्रा। द मंजरा, द वेनगंगा एंड द पेनगंगा जो है इसकी लार्ज ट्रिब्यूटरी। देखो इन रिवर्स की ट्रिब्यूटरी भी आपको याद रखनी पड़ती है। अब राइट बैंक लेफ्ट बैंक ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तीन तो इंपॉर्टेंट हो गई, ये तीनों याद रख लो और इनमें से भी पूर्णा, मंजीरा ये आप थोड़ा बहुत दिमाग में रख लो, इतने में क्वेश्चन निकल जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट्स कवर। फिर है महानदी, राइज करती है हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, फ्लो करती है उड़ीसा से। द लेंथ है रिवर की 860 किलोमीटर। ड्रेनेज बेसिन है शेयर किया जाता है बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। ये पूरा आपका यहाँ पर मैप भी है, इस मैप के अंदर सारी रिवर्स आपके पूरी मेंशन कर भी रखी है। ऊपर इंदस है, फिर झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज इधर, फिर यहाँ पर गंगा दिख रही है, यहाँ पर आपको यमुना दिख रही है, सोन दिख रही है, बेतवा दिख रही है, चंबल दिख रही है। फिर इधर नर्मदा हो गई, ये तापी हो गई, और नर्मदा से नीचे आपको क्या होता है? डेक्कन प्लेटू का रीजन स्टार्ट हो रहा है, ये महानदी हो गई। इस टाइप से सारी लेक्स यहाँ पर मेंशन है। गोदावरी रिवर है, पेनगंगा है, कृष्णा रिवर है, फिर नीचे कावेरी रिवर है। हम कौन सी रिवर को स्टडी किया था? सॉरी, महानदी। हाँ, महानदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है सियोनाथ, मंड, इब, हसीदियो। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ओंग, पैरी, जोंग, तेलन। फिर कृष्णा बेसिन राइज होती है नियर महाबलेश्वर एंड फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर। ड्रेनेज बेसिन शेयर होता है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। फिर ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है भीमा, दिंदी, मूसी, पलेरू। फिर इधर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कुंडली, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। तो ये आपको कुछ याद रखनी पड़ेगी, तुंगभद्रा इंपॉर्टेंट है, माल प्रभा, घाट प्रभा, तो सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन याद रख लो बहुत है। फिर है कावेरी बेसिन, राइज होती है फ्रॉम ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर। इट रीचेस द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ द कुडलोर इन तमिलनाडु। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है हरांगी, हेमावती, सिमशा, अर्कावती। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं लक्ष्मणा, तीर्था, काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती, मोयर। बेसिन ड्रेन्स पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। फिर लेक्स के बारे में मेंशन है, इंडिया हैज मेनी लेक्स व्हिच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। A meandering river across a floodplain forms cut-off that later develops into a oxbow lakes. Splits and bars from lagoons in the coastal area, for example, Chilka Lake है, Pulicat Lake है, Koluru Lake है. The lakes in the region of inland drainage are sometimes क्या होती है? Seasonal होती हैं. For example, सांबर लेक है, वो salt water lake है राजस्थान के अंदर. Most of the fresh water lakes आपको मिलती है हिमालयन रीजन के अंदर. वूलर लेक जम्मू कश्मीर की इज द रिजल्ट है टेक्टोनिक एक्टिविटी की। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर। फिर दल लेक है, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बारापनी और सम अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश लेक्स आपको देखने को मिलती है। फिर सिग्निफिकेंस दे रखी है, लेक्स की क्या सिग्निफिकेंस होती है? हेल्प करती हैं फ्लो ऑफ रिवर को रेगुलेट करने में, फ्लडिंग को प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, हाइडल पावर को जनरेट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, हेल्पफुल एंड क्लाइमेट को मॉडरेट करने के लिए। फिर रोल्स ऑफ रिवर क्या है इकोनॉमी के अंदर, वो मेंशन है। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स विच इज एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। इरिगेशन में, नेविगेशन में काफ़ी जगह पर हम यूज़ करते हैं। फिर रिवर पोल्यूशन के बारे में मेंशन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है,
हम भी वेस्ट करते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, सारी चीज़ों की वजह से आपका जो रिवर होती है वो पॉल्यूट हो जाती है। फिर यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मेंशन है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, अमेजॉन बेसिन है। एन एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और अपलैंड विच सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड। फिर इन दिस वाटर ट्रीटी के बारे में मेंशन है, अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, अभी पाकिस्तान और इंडिया के वॉर की वजह से काफ़ी न्यूज़ में थी इन दिस वाटर ट्रीटी। सुंदरबन डेल्टा के बारे में मेंशन है, इट ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन मार्शलैंड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है ये, होम है रॉयल बंगाल टाइगर का। फिर नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में मेंशन है, जो मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था गंगा को साफ करने के लिए, गंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर ब्रह्मपुत्रा इज ऑल्सो नोन एज सेंगपो इन तिब्बत। तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्रा को सेंगपो कहते हैं, जमुना कहते हैं बांग्लादेश के अंदर। नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन has been undertaken by the government of Madhya Pradesh by a scheme named Namami Devi Narmade। फिर यहाँ पर सीज के बारे में मेंशन है, दे आर द लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट सच एज कैस्पियन, डेड एंड अरल सीज। द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, जिसको हम कहते हैं शिवा समुद्रम फॉल। उसके बाद यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेंशन थी। अगला चैप्टर आता है हमारा क्लाइमेट। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर भी ये होता है। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि आप देख रहे हो आज बारिश हो गई, कल फिर से गर्मी है, फिर एक महीने बाद सर्दी आ जाएगी, हालांकि अभी एक महीने बाद आएगी नहीं, लेकिन ये चीजें क्या होती है, ये चीजें क्लाइमेट चेंज नहीं कहलाता, ये होता है आपका वेदर का चेंज होना। क्लाइमेट का चेंज होना होता है जो 30 to 40 ईयर्स, कम से कम 40 से ज्यादा ईयर्स का जब के बाद जब आपका मौसम चेंज होता है, उसको हम क्लाइमेट चेंज के अंदर काउंट करते हैं। रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया किन किन चीजों में देखते हैं। एक, टेम्परेचर। इन समर द मर्करी occasionally touches 50 degree Celsius in some part of the Rajasthan desert, whereas it around 20 degree Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir. In general, coastal areas जो होते हैं उनके अंदर आपको लेस कंट्रास्ट देखने को मिलता है टेम्परेचर के अंदर। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। कोस्टल एरिया से ज्यादा जो आपको सीजनल टेम्परेचर के अंदर कंट्रास्ट देखने को मिलता है वो कंट्री के इंटीरियर में दिखता है। प्रेसिपिटेशन, ये क्या होता है, इट इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयस, वेयर एज इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर आप हिमालय के कंटेक्स्ट में देखोगे तो वहां पर स्नोफॉल होगी, आप नॉर्मली इंडिया को देखोगे वहां पर आपको रेन दिखाई देगी। द एनुअल प्रेसिपिटेशन भी वेरी करता है, आपको मेघालय के अंदर 400 सेंटीमीटर बारिश मिलती है, लद्दाख के अंदर आपको 10 सेंटीमीटर मिलती है, वेस्टर्न राजस्थान में भी आपको इतने देखने को मिलती है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री जो होती है वो रेनफॉल कब रिसीव करते हैं, जून टू सितंबर के बीच में। बट कुछ पार्ट जैसे तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है, वहां के लार्ज पोर्शन में जो आपको बारिश देखने को मिलती है, रेन देखने को मिलती है, वो मिलती है अक्टूबर से नवंबर वाले रीजन के अंदर। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल, जनरली डिक्रीज होता है रेनफॉल के अंदर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्थर्न प्लेन। क्लाइमेट कंट्रोल, 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट क्या क्या है। लेटीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। Due to curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitude and altitude, which generally decreases the air pressure from equator to poles। अब आपको पता है सोलर एनर्जी हर जगह सेम रिसीव नहीं होती। आप हाई एल्टीट्यूड पे जब जम्मू कश्मीर लद्दाख को देखोगे वहां उतनी सोलर एनर्जी रिसीव नहीं होती जितनी आपको प्लेन एरियाज में होती है। तो सोलर एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के डिफरेंस की वजह से सोलर एनर्जी कितने रिसीव हो रही है उस रीजन को, उसके अंदर भी डिफरेंस आता है। और इसी की वजह से जो आपका एयर प्रेशर होता है वो इक्वेटर से पोल की तरफ क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। As one goes from the surface of the earth to higher latitude, the atmosphere become less dense and the temperature जो होगा वहाँ पर डिक्रीज मिलेगा। The hills are therefore cooler during summer। सिंपल सी बात है, जितने आप हाई एल्टीट्यूड पे हैं उतना ही वहां पर आपको टेम्परेचर कम मिलता है। इसीलिए ऐसा होता है ना कि जून जुलाई के मंथ में हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के रीजन्स में घूमना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें गर्मी कम लगती है। Pressure and wind system depends on altitude and latitude of the area, which influence the temperature and rainfall pattern. As the distance from the sea increases, its moderating influence decrease
and the people experience extreme weather condition which is known as continentally very hot during summer and very cold during winter. Ocean currents along with onshore winds affect the climate of the coastal area. जो आपके ओशियन करंट्स होती हैं वो कोस्टल एरिया, क्योंकि कोस्टल एरिया आपके कहाँ होंगे, ऑब्वियस ही बात है ओशियन के किनारे पर होते हैं, तो वो जो ओशियन करंट्स होती हैं वो किसको इम्पैक्ट करती है, उस एरिया के जो क्लाइमेट होता है उसको इफेक्ट करती है. रिलीफ ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. फॉर एग्जाम्पल आप हाई माउंटेन्स हैं, एक्ट एज अ बैरियर. अब माउंटेन हाई है तो वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं कि वो कोल्ड विंड्स को और हॉट विंड्स को बीच में ही रोक लेते हैं. एंड दे मे ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाइन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स. अब देखते हैं इंडियन क्लाइमेट को, स्पेसिफिकली इंडियन क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं. पहला है लैटिट्यूड. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the run of Kutch in the west to Mizoram in the east. Indian climate has characteristics of tropical और subtropical climate. दोनों तरीके के क्लाइमेट आपको मिलते हैं. इवन जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर के नॉर्थर्न रीजन को देखोगे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे साउथ के रीजन को देखोगे, वहां पर आपको क्लाइमेट डिफरेंस दिखता है. एल्टीट्यूड की बात करें, हाई हिमालयन रेंजेस हैं. अब हिमालयन रेंजेस क्या करती हैं, जो सेंट्रल एशिया की तरफ से कोल्ड विंड्स आती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती हैं, और वहीं आप हाई एल्टीट्यूड पे आपको अलग मिलता है क्लाइमेट, और फिर नीचे नीचे आते जाते हो आप माउंटेन से, आपको जो क्लाइमेट है वो अलग मिलता है. विंड और प्रेशर की बात करें, द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन: प्रेशर एंड सरफेस विंड, upper air circulation, western cyclone disturbances and tropical cyclone. इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. अब नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स क्या होती हैं, ये विंड ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. दे ओरिजिनेट होती हैं, ब्लो करती है लैंड के ऊपर. एज दे ब्लो साउथवर्ड, साउथ की साइड ब्लो कर रही है, गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट. फिर ये राइट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट होती है, किसकी वजह से, कोरिलिस फोर्स की वजह से, एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया. And these winds carry little moisture as they originate and blow over land. अब ये ओरिजिनेट ही लैंड के ऊपर हो रही है, इसीलिए इन विंड्स के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर कम होता है. वहीं अगर ये ओशन में ओरिजिनेट होती है विंड्स, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, तो इनके अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है. यूनिक प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया. ड्यूरिंग विंटर क्या होता है, देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज एंड कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशन टू द साउथ. ये चीज आपको इंडिया में होती दिखाई देगी. समर के टाइम पे क्या होता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया विच कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग समर. साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स एयर मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से ओवर द साउथर्न इंडियन ओशियन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, क्रॉसेस द इक्वेटर, टर्न्स राइट टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. दीज विंड्स ब्लो करती हैं फिर कैसे, ओवर द वार्म ओशियंस, वहां से इनको मॉइस्चर मिलता है. फिर ये इंडिया के अंदर वाइड स्प्रेडली मॉनसून विंड्स को फैल जाती हैं और इंडिया के अंदर रेनफॉल होता है. अपर एयर सर्कुलेशन की बात करें, यहाँ पर ऊपर दे रखा था अपर एयर सर्कुलेशन. अपर एयर सर्कुलेशन की बात करें तो इट इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्नली फ्लो. इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका जेट स्ट्रीम. क्या होता है, ये लोकेट करते हैं नियर अबाउट 27 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. देयरफॉर दे आर नोन एज, इसीलिए इनको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट विंड्स. ओवर इंडिया क्या होता है, दीज जेट विंड्स ब्लो करती हैं हिमालयाज के साउथ में ऑल थ्रू ईयर समर के अलावा. एंड द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस जो होता है एक्सपीरियंस होता है नॉर्थ के अंदर और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो किसकी वजह से आता है, वेस्टर्नली विंड्स की वजह से. जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, दे आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड above 12,000 मीटर वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर. देयर स्पीड वेरी करती है इनकी अबाउट 1110 किलोमीटर पर आवर इन समर टू अबाउट 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर. एंड द नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम हैव बीन आइडेंटिफाइड. द मोस्ट कांस्टेंट कौन सी होती है, मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स. समर में क्या होता है, सब ट्रॉपिकल जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो मूव कर रही हैं नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज with the apparent movement of the sun. And easterly jet streams called the subtropical easterly jet stream blow over peninsular India approximately over 14 degree north during the summer months.
यहाँ से ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है बट इतना टिपिकल है नहीं। जब हम इसी चैप्टर को सेम को 11th क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं और साथ में हम 11th क्लास के अंदर पूरी फिजिकल ज्योग्राफी को भी स्टडी कर लेते हैं, फिर ये चीजें हमें काफी आसान लगने लग जाती हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया को हम मानसून टाइप बोलते हैं, which refers to the seasonal reversal in the wind direction of during a year. In Asia, this type of climate is found mainly in the south and the southeast direction. Indian monsoon. This phenomenon was first noticed by the sailors who come to India in historical times, were benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of winds. It was named monsoon by the Arab traders. It is experienced in the tropical area roughly between 20° north and 20° south. Its duration is between 100 to 120 days from early July to mid September. अब फैक्टर्स कौन से हैं जो मॉनसून को इफेक्ट करते हैं? पहला है आपका डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब लैंड और वाटर के जो कूलिंग और हीटिंग का प्रोसेस होता है वो अलग होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है लैंड के ऊपर इंडिया के अंदर और हाई प्रेशर होता है सी के अंदर। फिर एक होता है रीजन द शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ in summer over the Ganga Plain. This is a tropical equatorial throw normally positioned about 5° north of the equator. It is also known as monsoon throw during the monsoon season. The presence of the high pressure area east of Madagascar, approximately at 20° south over the Indian Ocean. Its intensity and position affect the Indian monsoon. During summer, the Tibetan plateau gets intensely heated, which results in strong vertical air currents and the formation of low pressure over the plateau at about 9 km above sea level. और the movement होती है westerly jet streams की to the south of the Himalayas and the presence of the tropical easterly jet streams over the Indian peninsula during summer. The monsoon is affected by the pressure conditions over the southern ocean. देखो थोड़ा सा यहाँ पर हमें टफ लग रही है ये चीजें क्योंकि ज्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं है, बट डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है यू कैन स्किप दिस चैप्टर फ्रॉम दिस बुक, और इसको जब हम 11th के NCERT करेंगे जब ये हमारा और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और चाहो तो आप मेरी इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो देख सकते हो, वहां से भी आपको ये चैप्टर और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पर मेंशन है अबाउट एल नीनो नॉर्थर्न ऑसिलेशन इंसो। It relate to the SO in which a warm ocean current जो होती है that flow past the Peruvian coast in place of the cold Peruvian current every 2 to 5 years, or the change in pressure conditions are connected to the El Nino and the phenomena is known as INSO, El Nino Southern Oscillation. Mechanism of monsoon. Onset of monsoon क्या होता है? The monsoon, unlike the trades, are not steady winds but are pulsating in nature, which is affected by different atmospheric conditions on its way over the warm tropical sea. The duration of the monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid September. ये duration होता है। Burst of monsoon क्या होता है? Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continuously, constantly for several days. The island received the very first monsoon showers progressively from कहाँ से? साउथ से नॉर्थ की तरफ। मतलब अगर आप देखोगे आपको महाराष्ट्र में पहले मॉनसून मिलेगा एज कम्पेयर टू जब हरियाणा यूपी के अंदर मॉनसून आता है। जब स्टार्ट कहाँ से होता है? इट अराइव एट द साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला and proceeded into the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. Both branches merge over the northwestern part of Ganga Plain. Delhi generally receives the monsoon shower from Bay of Bengal branch. Different regions or states welcome monsoon on different dates. By mid-July, the monsoon reaches Himachal Pradesh and the rest of India. Monsoon का withdraw कैसे होता है? It is more gradual process which begins कहाँ से start होता है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। लास्ट में रिसीव भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होता है इंडिया के मॉनसून, और सबसे पहले विड्रॉ भी वहीं से होता है बाय अर्ली सितंबर एंड विड्रॉ कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला बाय मिड अक्टूबर. The withdrawal from the southern half of the peninsula is fairly rapid. By early December, the monsoon generally withdraw from rest of India. Seasons. The monsoon type of climate is characterized by distinct seasonal pattern. The changes are particularly noticeable in the interior parts of the country.
The coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is variation in rainfall pattern. आपको कोस्टल एरियाज में रेनफॉल पैटर्न में डिफरेंस मिल जाएगा, सीजनल डिफरेंस ज्यादा नहीं मिलता, बहुत एक्सट्रीम ठंड, बहुत एक्सट्रीम गर्मी आपको वहां देखने को नहीं मिलती. There are four main seasons in India: the cold weather season, the hot weather season, the advancing monsoon, the retreating monsoon, with some regional variation. The cold weather season, winter. Here, it begins from mid-November in northern India and stay till February. As we all know, दिसंबर और जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ होते हैं हमारे. टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ. डेज जो होते हैं वार्म होते हैं, नाइट ज्यादा कोल्ड होती है. फ्रोस्ट कॉमन होती है नॉर्थ और हायर स्लोप ऑफ द हिमालयाज के अंदर, तो आप स्नोफॉल को भी ठंड में एक्सपीरियंस करते हो. ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर इंडिया. दे ब्लो करती हैं वो लैंड से सी की तरफ. हैंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री ये ड्राई सीजन होता है. सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है कहाँ पर, तमिलनाडु कोस्ट के अंदर. एज हियर दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, क्योंकि तमिलनाडु में ये विंड जो होती है वो लैंड से सी की तरफ नहीं, सी से लैंड की तरफ मूव करती हैं, इसीलिए तमिलनाडु के अंदर विंटर सीजन में बारिश होती है. The weather is normally marked by clear sky, low temperature, low humidity, and feeble variable winds. There is an inflow of low pressure system called cyclonic disturbances from the west and the northwest, which originate over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India's with the westerly flow. The amount of winter rainfall होती है is locally known as Mahavat, which is of immense importance for the cultivation of rabi crops. The peninsular region does not have a well-defined cold season due to the moderate influence of the sea. Sea के influence की वजह से आपको peninsular region में बहुत extreme ठंड देखने को नहीं मिलती. फिर mention है hot weather season के बारे में. Due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shift northwards, and from March to May, it is hot weather season in India. The summer month experience rising temperature and falling air pressure in the northern part of India. Temperature remain lower in peninsular India due to the moderating influence of the ocean. A striking feature क्या होता है of the hot weather season is the loo, which are strong, gusty, hot, dry winds during the day over the north and northwestern India. अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपने एक्सपीरियंस भी लू को किया होगा. डस्ट स्टॉर्म्स काफी कॉमन होते हैं मई के मंथ के अंदर, टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन. प्री मॉनसून शावर्स जो होते हैं वो भी, अब आपको जून में जो थोड़ी बहुत बारिश दिखती है वो आपकी क्या होता है, प्री मॉनसून शावर्स होते हैं इन द नॉर्थन वेस्ट इंडिया. This is also the season for localized thunderstorm associated with violent winds, torrential downpours and often accompanied by hail. अब थंडरस्टॉर्म के लिए डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज किए जाते हैं अलग अलग जगह पे. जैसे बंगाल के अंदर डस्ट स्टॉर्म के लिए वर्ड यूज किया जाता है काल बैसाखी. मैंगो शावर, दीज आर प्री मॉनसून शावर्स, कॉमन जो है केरला और कर्नाटका के अंदर, जो राइपनिंग ऑफ मैंगोज के अंदर हेल्प करते हैं, इसलिए इनको मैंगो शावर्स केरला कर्नाटका के रीजन में बोला जाता है. अब है एडवांसिंग मॉनसून, द रेनी सीजन. साउथ वेस्ट मॉनसून की बात की जा रही है पहले. बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन जो होती हैं ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इंटेंसिफाई बढ़ जाती हैं, विच वो अट्रैक्ट करती हैं क्या, ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर से. और दी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो होती हैं ओरिजिनेट होती हैं ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द साउदर्न ओशन एंड क्रॉस करती हैं इक्वेटर को और ब्लो करती हैं साउथ वेस्टर्नली डायरेक्शंस के अंदर और इंडिया के अंदर एंटर करती हैं. They bring abundant moisture to the subcontinent as these winds blow over warm ocean. The monsoon winds cover the country in about a month except the extreme northwest. The maximum rainfall of this season जो होता है वो रिसीव कहाँ पर होता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर. मौसिनराम जो लोकेट करता है खासी हिल्स के अंदर इन मेघालय, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल वहां पर रिसीव होता है. रेनफॉल इन द गंगा वैली जो होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर. ब्रेक इन मॉनसून, these are wet and dry spells of the monsoon and are related to the movement of monsoon through. When the axis of the monsoon through lies over the plain, rainfall is good in these parts, where when the axis shift closer to the Himalaya, जब क्या होता है, there are longer dry spell in the plain and widespread rain occurs in the mountainous catchment areas of the Himalaya river. The monsoon rains क्या होती हैं? Monsoon rains are also affected by the frequency and intensity of tropical depression.
अब ये डिप्रेशन कहाँ होते हैं? हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल के यहाँ पर फॉर्म होते हैं एंड द डिप्रेशन फॉलो द एक्सिस ऑफ द मॉनसून थ्रो ऑफ लो प्रेशर। फिर है रिट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून ट्रांजिशन सीजन। अब क्या होता है? इट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेन सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन इन द मंथ ऑफ नॉर्थ, अक्टूबर और नवंबर के मंथ के अंदर। अब अक्टूबर नवंबर मंथ में क्या होता है? अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन जो होती है साउथ की तरफ टुवर्ड्स द साउथ, जब मॉनसून ट्रॉट और द लो प्रेशर ट्रॉट ओवर द नॉर्थर्न प्लेन्स बिकम वीकर। रिट्रीट ऑफ द मॉनसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई और टेम्परेचर के अंदर राइज। अक्टूबर हीट owing to the condition of high temperature and humidity, the weather become rather oppressive during the day और उसी को हम कहते हैं अक्टूबर हीट। The low pressure condition over northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November. This shift is associated with the occurrence of cyclonic depressions which originate over the Andaman Sea. These cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy and widespread rain. The thickly populated deltas of Godavari, Krishna, and Kaveri are frequently struck by cyclones, which cause great damage to life and property. The bulk of the rainfall of the Coromandel coast is derived from depression and cyclone. अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में। वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, वहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है। राजस्थान और सम पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर रेनफॉल कम रिसीव होती है। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू और ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज। अब है इंपॉर्टेंट पॉइंट। द वर्ड मॉनसून इज ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन क्या होता है? सीजन। कॉरिलेस फोर्स क्या होती है? एक अपेरेंट फोर्स होती है जो किससे क्रिएट होती है? बाय द अर्थ रोटेशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और लेफ्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरल्स लॉ। फिर है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। Weather phenomena of the winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean region. They usually influence the weather of the north and northwestern regions of India. Tropical cyclones occur during the monsoon as well as in October-November are part of the easterly flow and affect the coastal regions of the country. El Nino. This is a name given to the periodic development of a warm ocean current along the coast of Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current. The presence of the El Nino leads to an increase in sea surface temperature and weakening of the trade winds in the region. अब ITCZ क्या होता है? ब्रॉड ट्रॉट ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कवरेज. It lies more or less parallel to the equator but moves north or south with the apparent movement of the sun. Mawsynram, the wettest place on the earth, is reputed for its stalagmite and stalactite caves. अब अगला चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। इंडिया है इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर थाउजेंड्स में प्लांट स्पीसीज अवेलेबल है, थाउजेंड्स में एनिमल स्पीसीज अवेलेबल है। नेचुरल वेजिटेशन क्या रेफर करता है? इट रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी व्हिच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसको हम कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन। कल्टिवेटेड क्रॉप्स और फ्रूट ऑर्चिड्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट ये नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं हो सकते क्योंकि उनके अंदर हमारी मदद लग रही है, हम किसी क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें, वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियंस आर नॉन एज एंडेमिक। जो प्लांट हैं या फिर जो एनिमल है जो बिल्कुल ही क्या है, मतलब इन द सेंस इंडिया में ही है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने उस प्लांट को बाहर से, जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो है, पोटैटो इंडियन नहीं है। आज के टाइम पे बहुत कॉमन है, हर इंसान पोटैटो से प्यार करता है बट पोटैटो इंडियन नहीं है। पपाया है, इंडियन नहीं है बट इंडिया में मिलता है। तो जो चीजें इंडियन ही हैं एनिमल से, उनको हम कहते हैं एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया उसको हम कहते हैं एक्सोटिक। इवन अगर आप देखोगे, आप कभी अगर आप ऐसे कंट्री शहर के अंदर हैं जहाँ पर आप ज़ेप्टो या ब्लिंकिट यूज कर सकते हो, तो आप चेक भी करना, जब आप वहाँ पर वेजिटेबल फ्रूट्स का कॉलम खोलते हो वहाँ पर एक एक्सोटिक का ऑप्शन होता है।
तो वो उसका मतलब यही होता है। ऐसा नहीं होता कि एक्सोटिक उन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को बोला जाता है जिनके प्राइस टैग ज्यादा होता है। फ्लोरा इट इज यूज टू डिनोट प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और ए पीरियड के लिए हम फ्लोरा यूज करते हैं। फोना हम यूज करते हैं एनिमल स्पीसीज के लिए। फैक्टर क्या इफेक्ट करते हैं फ्लोरा एंड फोना की पॉपुलेशन को? एक तो रिलीफ लैंड। अब कोई रफ लैंड है जहां पर कोई ग्रास नहीं है, ट्री नहीं है, सिंपल सी बात है, वहां फ्लोरा और फ्लोना कम हो जाएगा। सॉइल, अब सॉइल की वजह से क्या होता है, अब जैसे कि सैंडी सॉइल है जो आपको डेजर्ट में मिलती है, तो वो एक वन टाइप ऑफ वेजिटेशन को ही सपोर्ट कर सकता है। जैसे आपको डेजर्ट में कैक्टस मिलते हैं या फिर ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जो कम पानी की जरूरत होती है उनको ग्रो होने के लिए। क्लाइमेट, क्लाइमेट के अंदर सबसे पहले है टेम्परेचर। The character and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in the air, precipitation and soil. For example, जब आप slopes of the Himalayas और hills of the peninsula देखोगे जहाँ पर हाइट 915 मीटर से अबव है, वहां पर आप देखोगे टेम्परेचर की वजह से भी क्या होता है, वेजिटेशन इफेक्ट होती है। आप देख लो, जो चीजें आपको हिमालय में जो प्लांट्स मिल रहे हैं वो प्लांट्स आपको यूपी में देखने को नहीं मिलेंगे। फोटोपियड, सनलाइट। अब सनलाइट कहाँ पर कितनी रिसीव हो रही है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसी हिसाब से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है, तो वो आपको लद्दाख में देखने को नहीं मिलेंगे। उसी टाइप से जिन प्लांट्स को सनलाइट की कम जरूरत है, जिनको टेम्परेचर की मतलब डिक्रीज टेम्परेचर की जरूरत है, वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। प्रेसिपिटेशन, एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जो जहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होती है वहां पर आपको ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू जहाँ पर कम रेनफॉल होती है वहां पर आपको कम वेजिटेशन देखने को मिलती है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ, नॉर्थ ईस्ट में बारिश अच्छी खासी होती है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर वेजिटेशन भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट की? आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है कि फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए, एक ऐसा क्लाइमेट जिसके अंदर हम अपनी लाइफ सस्टेन कर सकें, उसके लिए फॉरेस्ट की नेसेसिटी है। रिवर्स के फ्लो को, सिस्टम को, हर चीज को एक हमारे इन द सेंस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए फॉरेस्ट की जरूरत है। फॉरेस्ट से हमें कितनी चीजें मिलती हैं, पेपर है, गम है, सारी चीजें, इतनी चीजें हैं इंडस्ट्रियल थिंग्स जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, उनके लिए जरूरी है। टेम्परेचर को एक अच्छे लेवल पर मेंटेन करने के लिए कि बहुत ज्यादा गर्मी ना हो जाए, बहुत ज्यादा सर्दी ना हो जाए, उसके लिए हमें फॉरेस्ट की जरूरत है। अब दे रखा है फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। अब इंडिया के अंदर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, डेसिडियस मिलेंगे, थ्रॉन फॉरेस्ट मिलेंगे, माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगे, मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। यहाँ पर मैप पर मेंशन भी कर रखा है। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ होंगे? जहाँ पर बारिश ज्यादा है, टेम्परेचर ठीक है, तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले बात करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की। मेनली आपको देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट में, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर, असम के अंदर, तमिलनाडु कोस्ट के अंदर, जहां पर जो रेनफॉल है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। एवरग्रीन के अंदर आपको जो ट्रीज की हाइट है वो भी 60 मीटर से ऊपर मिलेगी। ये रीजन कैसा होता है, वार्म और वेट होता है थ्रू आउट द ईयर। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कॉमन एनिमल्स जो आपको ऐसी जगह पर देखने को मिलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट में, एलिफेंट है, मंकी है, लेमूर है, डियर है। इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन से देखने को मिलेंगे? इबोनी, महागनी, रोजवुड, रबर एंड। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, इंपॉर्टेंट ट्री, इंपॉर्टेंट एनिमल्स, ये आपको याद रखने होते हैं क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब एक हम मॉइस्ट डेसिडियस मान लेते हैं, एक हम ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट को काउंट करते हैं। रेनफॉल जहां पर 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में हो। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप क्या होते हैं, शेड करते हैं देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स के लिए ड्राई समर के रीजन के अंदर। अब मॉइस्ट और ड्राई के अंदर डिवाइड है। मॉइस्ट कहाँ होते हैं? जहां पर जो रेनफॉल है 200 से 100 सेंटीमीटर तक है। मोस्टली आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर, कुछ झारखंड, वेस्ट ओडिशा का रीजन, छत्तीसगढ़ में आपको ये देखने को मिलेंगे। ट्री स्पेसिफिक देखे, टीक इज द डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। उसके अलावा यहाँ पर आपको ट्री देखने को मिलेंगे बैम्बू, सॉल, शीशमम, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी आर द अदर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीसीज। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में देखें तो 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। रीजन है मेनली आपका थोड़ा उत्तर प्रदेश का रीजन है, कुछ बिहार वाला रीजन है। स्पीसीज यहाँ आपको देखने को मिलेंगे टीक, साल, पीपल, नीम। फिर है थ्रॉन फॉरेस्ट। रेनफॉल जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। रीजन मेनली आपका सेमी एरिड रीजन है, राजस्थान का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का। स्पीसीज यहाँ आपको देखने मिलते हैं अकासियस, पाम्स, यूरोफियस, कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीसीज।
ट्रीज जो होती हैं वो स्कैटर्ड होती हैं, लॉन्ग रूट्स होती हैं उनकी। कॉमन एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं रैट, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस, कैमल्स। फिर है माउंटेन फॉरेस्ट। इन माउंटेनियस रीजन द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज एल्टीट्यूड क्या होता है, लीड्स टू द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको वेट टेम्परेट मिलता है। दे आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 से लेकर 2000 मीटर तक। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज मिलेंगी सच एज ओक्स और चेस्टनट्स यहाँ पर प्रीडोमिनेट करते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जो आपको मिलते हैं 1500 to 3000 मीटर की हाइट के ऊपर, विच कंटेन कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, सिदार। These forests cover mostly the southern slope of the Himalayas, places with high altitude in southern and northeastern India. फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं जो आपको हाइयर एलिवेशन पे मिलते हैं, आप लद्दाख के अंदर देख सकते हो। एल्पाइन वेजिटेशन होती है। टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू द एल्पाइन वेजिटेशन एट हाई लैटिट्यूड, मतलब जहाँ पर लैटिट्यूड है, हाइट है 3600 मीटर से ऊपर, वहां पर आपको मिलते हैं जूनिपर्स, पाइन, बिर्चेस। ये कुछ कॉमन ट्रीज होती हैं जो आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। टुंड्रा वेजिटेशन होती है। मॉसेस एंड लीचन्स फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन एट हायर एल्टीट्यूड। कॉमन फौना कौन सा देखने को मिलता है आपको माउंटेन्स के अंदर, कश्मीरी स्टैग देखने को मिलते हैं, कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटेलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स। ये सारी चीजें कौन से हैं, ये एनिमल्स, रेड पांडा, ये एनिमल्स हैं जो आपको माउंटेन रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट। The mangrove tidal forests are found in the areas of coast influenced by tides. मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको वहां देखने को मिलते हैं जहां पर जो कोस्टल एरिया है वो टाइड्स के इन्फ्लुएंस के अंदर है। डेंस मैनग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड, जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो सबमर्ज होती है किसके अंडर, वाटर। सच वेजिटेशन जो आपको मिलती है वो कहाँ मिलती है, डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्री आर फाउंड, जो आपको हमने बात की थी पीछे भी, which provide durable hard timber, palm, coconut, agar, etc. also grown in some parts of the delta. Common fauna यहाँ पर क्या मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, स्नेक्स। फिर ये कुछ यहाँ पर प्लांट्स की बात की गई है, उनके मेडिसिन के अंदर क्या यूज है उनकी बात की गई है। जैसे सर्पगंधा है, यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेस, इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया, तो ये एक अच्छी बात है, ये हमें पता होना चाहिए। तुलसी है, इट इज यूज टू कॉर कफ एंड कोल्ड। तो इस तरह से आपको एक बार इन प्लांट्स को गो थ्रो कर लेना है। फिर वाइल्ड लाइफ की बात की गई है इंडिया के अंदर, तो ये डाटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, डाटा चेंज होता रहता है। कितने स्पीसीज फिश के हैं, कितने बर्ड्स के हैं, कितने एनिमल्स के स्पीसीज हैं। फिर स्पेसिफिकली एलिफेंट्स की बात की गई है। दे आर द मोस्ट मैजेटिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स, आर फाउंड इन द हॉट फॉरेस्ट, वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका, केरला। वन हॉर्न राइनोज हैं, ये मिलते हैं हमें असम और वेस्ट बंगाल में देखने को। एरिड एरियाज ऑफ द रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट आर द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एस एंड कैमल्स। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ, जिसके पास टाइगर और लॉयन दोनों हैं। इंडियन लॉयन का नेचुरल हैबिटेट कौन सा है, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। Ladakh's freezing high altitudes are home to yak, shaggy horned wild ox, वेटिंग अराउंड 1 टन, जिनका वेट कितना होता है 1 टन के नियर अबाउट होता है। द तिब्बतियन एंटीलोप, द ब्लू शिप जिसको कहते हैं, वाइल्ड शिप। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट रिपोर्ट ऑफ 2009, इसके बाद स्टेट रिपोर्ट आ चुकी है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है इसके बाद, तो इसको करने का कोई फायदा नहीं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया था, और उसके अंदर 1972 के बाद भी कुछ चेंजमेंट किए गए हैं, अभी रिसेंटली भी किए गए हैं। फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया मेंशन कर रखे हैं यहाँ पर। एंड द गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लॉयन। तो ये आपके कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट एनसीईआरटी में भी हमने इसके बारे में बात की थी। अब आप उत्तर प्रदेश में देखोगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सिक्किम के पॉपुलेशन देखोगे, सिक्किम में पॉपुलेशन बहुत कम है। लक्षद्वीप में पॉपुलेशन बहुत कम है। तो पॉपुलेशन का क्या होता है, पॉपुलेशन आपको अलग अलग जगह पर कम दिखाई देती है, कहीं पर ज्यादा मिलती है। अब राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा है इंडिया के अंदर, बट फिर भी वहाँ की पॉपुलेशन यूपी से कम है। अब इंडिया की जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम पहले डेंसिटी देखते हैं। क्या होता है डेंसिटी, क्या होता है नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, कितने इंडिया के अंदर है। अब डेंसिटी अलग अलग होती है। अब लास्ट डाटा हमारे पास 2011 का है, अब नई सेंसस होगी, होने वाली है कुछ टाइम में, उसके बाद डाटा हमारे पास दोबारा आएगा। तो यहाँ पर था कि 382 पर्सन रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, इंडिया के अंदर एवरेज है।
और बाकी स्टेट वाइज तो डिफरेंस है ही। बिहार में आप जब देखोगे तो पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको 1000 से ऊपर लोग रहते दिखाई देंगे, वहीं अरुणाचल प्रदेश में वो डाटा सिर्फ 17 है, थाउजेंड्स में भी नहीं। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की जा रही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है पर ईयर के हिसाब से। एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है, इट इज द रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, कि किस स्पीड से इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्या ग्रोथ रेट इंडिया के अंदर है। प्रोसेस क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज 3-4 रीजन से होती है। एक बर्थ रेट से, अगर बर्थ रेट हाई होगा मतलब ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो पॉपुलेशन चेंज होगी। डेथ रेट, अगर डेथ ज्यादा होना स्टार्ट होगी अचानक से तो भी पॉपुलेशन चेंज होगा। एक होता है माइग्रेशन, और माइग्रेशन भी क्या, नॉट कि स्टेट वाइज, अगर आप अरुणाचल प्रदेश से मणिपुर चले जाओगे तो उसमें इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर क्या फर्क आएगा, कुछ नहीं। माइग्रेशन जो आप कंट्री के अंदर करते हो, जैसे अगर डाटा है इंडिया से अमेरिका लोग ज्यादा शिफ्ट हो गए, वहां पॉपुलेशन चेंज आएगा। अमेरिका से इंडिया पे आ गए, हालांकि अमेरिका से तो इंडिया क्यों आएंगे, लेकिन मान लो बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आ गए तो वहां पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ रीजंस हैं, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया और माइग्रेशन हो गया। ये 3 रीजन मेनली इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, पॉपुलेशन चेंज को। फिर एज कंपोजिशन है। एज कंपोजिशन में क्या होता है कि हम पॉपुलेशन को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो चिल्ड्रन जो 15 ईयर से कम हो गए, क्यों, क्योंकि वो इकोनॉमिकली हमारे लिए अभी तक अनप्रोडक्टिव है, क्योंकि वो तो स्टडी कर रहे हैं स्कूल के अंदर। वर्किंग एज 15 टू 59 ईयर्स को हम काउंट करते हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर हेल्प कर रही है। एज्ड जो 59 से अबव है, दे मे नॉट बी वर्किंग वॉलंटरी बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट। तो इस तरीके से हम पॉपुलेशन को डिवाइड करके भी सारे डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर सेक्स रेशो बता रखा है। सेक्स रेशो क्या होता है, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। लिटरेसी रेट क्या होता है, लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू द सेंसस देखें, अ पर्सन एज 7 ईयर्स एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट। तो ये हमारी लिटरेसी की डेफिनेशन है अभी तक, कि अगर सपोज मानो आपको आपका नाम भी लिखना आता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम लवीशा है, मुझे मेरा नाम लिखना आता है, और मैं किसी भी लैंग्वेज में, अगर मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मेरे को हरियाणवी बोलनी आती है और साथ में मैं थोड़ी बहुत नॉर्मल हिंदी बोल लेती हूँ, तो इसका मतलब ये क्या है, मैं लिटरेट हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत रीड कर लेती हूँ। राइट की बात आती है तो मुझे मेरा नाम लिखना आता है, 1-2 वर्ड और लिखने आते हैं, तो मैं इंडिया की नजरों में, हमारी कंट्री में, मैं लिटरेट पॉपुलेशन के अंदर काउंट हो रही। द लिटरेसी रेट इन द कंट्री एज पर द सेंसस 73% था, अभी जो नया डाटा आएगा उसमें देखते हैं। फिर है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात की गई है कि इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, जो लोग डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके काम कर रहे हैं, जैसे फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी एक्टिविटी, जहां पर आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके एक नए प्रोडक्ट को बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम जो होता है। टर्सरी एक्टिविटी, जो इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करने का काम होता है, जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कॉमर्स, कम्युनिकेशन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर। आप आगे जाके यूपीएससी क्लियर करोगे तो आप भी टर्सरी एक्टिविटी का पार्ट बनोगे। फिर हेल्थ के बारे में, हेल्थ एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो पॉपुलेशन कंपोजिशन को इफेक्ट करता है। फिर अडोलेसेंट पॉपुलेशन कौन सी होती है, 10 से 19 ईयर्स के बीच वाली पॉपुलेशन। फिर यहाँ पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की बात की गई है, इसको एक बार रीडिंग कर लेना, वैसे इसमें इतना खास कुछ है नहीं। फिर यहाँ पर 2000 के अंदर जो अडोलेसेंट के ऊपर पॉलिसी आई थी उसके बारे में बात की गई, इसमें भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट, सेंसस क्या होता है, ऑफिशियली इनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन, जो पीरियोडिकली किया जाता है। फर्स्ट सेंसस इंडिया के अंदर 1872 में हुई थी। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो थी वो 1881 के अंदर हुई थी। सेक्स रेशो की बात करें, केरला का सेक्स रेशो बहुत ज्यादा है, वहां पर मेल से ज्यादा फीमेल है, और वही हरियाणा जैसी जगह की बात करें तो वहां पर मेल के कंपैरिजन में फीमेल का डाटा बहुत कम है। अभी जब दोबारा चेक होगा, जब डाटा देखते हैं क्या आता है, कितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इन सभी स्कीम्स का असर इंडिया के ऊपर दिखाई देता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम। और अगर आप मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी मेंस की तैयारी विद इन 6 मंथ्स, तो आप उसके लिए मेरा मेंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। डेमो क्लासेस यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है।
पहले आप देख सकते हैं, उसके बाद आप एनालाइज कर कर भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।